तो हमें पढ़ना है झारखंड खेल नीति 2022। विभाग कौन सा है झारखंड सरकार के अंडर में? पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत। दूसरी बात याद रखिएगा, ये पहले तो पहला प्रश्न यहीं से निकल करके आएगा कि झारखंड की खेल नीति कब आई, कौन से वर्ष आई? तो 2022 अपने एक प्रश्न बन जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें ये सारी चीजें हैं, प्रस्तावना है, दृष्टि यानी विजन है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इस खेल नीति का, झारखंड खेल नीति के अवयव क्या है, कंपोनेंट क्या है, स्पोर्ट्स कल्चर किसे कहते हैं, आप खेलकूद की क्षमता क्या है, जीवन कौशल शिक्षा प्रोत्साहन उद्योग की भूमिका क्या है, और इसके अलावा खेल संरचना स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, जनसंपर्क डिजिटल डेटाबेस, नियमावली गठन, है ना, ये सारी बातें हैं, नीति की समीक्षा और भविष्य, ये सारी बातें हैं इस पूरे झारखंड खेल नीति का इस पीडीएफ में आपको मिला हुआ है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है झारखंड खेल नीति 2022। सबसे पहले प्रस्तावना पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन के लायक होगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार झारखंड के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगी। इस नीति के द्वारा राज्य सरकार झारखंड के नागरिकों को चयनित खेल विधा में उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, और विभागीय संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा जो पहले में गठित झारखंड खेल नीति 2007 थी, उसके स्थान पर अब अगली खेल नीति 2022 जो अगले 5 वर्षों के लिए मान्य होगी, यह लाया गया है। तो पहले तो स्पष्ट हो जाए कि सबसे पहले जो झारखंड खेल नीति थी वो 2007 की थी, अब वही है जो 2022 की जो नीति है वो उसको रिप्लेस कर देगा। और ये जो 2022 की नीति है झारखंड खेल नीति 2022 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में यही बात समझ लीजिएगा कि ये 5 वर्षों के लिए यह नीति उपलब्ध है, फॉर 5 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, हाल ही में झारखंड की नीति कब आई, झारखंड खेल नीति कब आया 2022, झारखंड खेल नीति कब तक के लिए है, तो अगले 5 वर्षों के लिए 2022 से 27 तक। ठीक है, आगे बढ़िए। दृष्टि, दृष्टि क्या है, तो राज्य सरकार सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सबके लिए, के जीवनचर्या में लाइफ स्टाइल में खेल कूद को सम्मिलित कर स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करना चाहती है। राज्य सरकार संसाधनों की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि कर झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के शीर्ष पर पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। ये है दृष्टि। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, और स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड के सपने को स्वीकार करना चाहती है। ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे, जो बनेगा वो मैं बता दूंगा। उद्देश्य के बारे में देख लीजिए, क्या उद्देश्य है इस खेल नीति का। नंबर एक, राज्य के नागरिकों के लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल कूद के लिए वातावरण उपलब्ध कराना, वातावरण का निर्माण करना, पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक। नंबर दो, राज्य की खेल प्रतिभाओं की पहचान करिए और प्रतिभाओं को निखारने हेतु संसाधन उपलब्ध कराइए। नंबर तीन, राज्य खेल में अंतरराष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना। नंबर चार, खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना, खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में स्थापित करना। एक समेकित प्रणाली मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें खेल विकास योजनाएं हो, प्रोत्साहन योजनाएं हो, खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण कार्यक्रम शामिल हो, के माध्यम से राज्य सरकार खेल को एक आकर्षक और व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में स्थापित करना, मतलब खेल से जैसे लोगों का जीवन भी चले, है ना, अर्निंग भी हो, कमाई भी हो, एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करें। छठा, खेल कूद को व्यापकता एवं विस्तार प्रदान करने हेतु ग्रामीण खेल केंद्र को सुदृढ़ करना। और सातवां, देशज और पारंपरिक खेलों को भी क्या करेगा, तो प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये इस खेल नीति के जो 2022 के हैं इसके कुछ उद्देश्य हैं। कुछ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा इसकी संभावना इसमें कम है। अब आगे देखते हैं, जहां भी क्वेश्चन बनेगा मैं बता दूंगा आपको। झारखंड खेल नीति के अवयव क्या क्या है, तो अवयव देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ द झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो खेल संस्कृति स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खेलकूद क्षमता का विस्तार करना।
तीसरा पॉइंट जीवन कौशल शिक्षा एवं प्रोत्साहन देना, ठीक है। फिर उद्योग जगत के लोग याद रखिएगा, ये इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसको खेल क्षेत्र में निवेश इन्वेस्ट करने हेतु प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना और खेल संरचना का विकास करना, ये अवयव है। आइए एक एक अवयव को देखते हैं। सबसे पहले खेल संस्कृति। क्या है खेल संस्कृति? देखिए क्या है, राज्य में खेल के समग्र विकास की विचारधारा के साथ साथ खेल के पूर्ण रूपेण परिस्थिति की तंत्र का विकास किया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक स्पोर्ट्स का एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा और इससे खेल के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी, नागरिकों में स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा। तो क्या है, तो जागरूकता खेल के प्रति ये भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य को भी लाभ होगा, ठीक है। खेल संस्कृति, देखिए राज्य में खेल संस्कृति के निर्माण में झारखंड ओलंपिक संघ एवं विभिन्न खेलों के मान्यता प्राप्त खेल संघों का सहयोग लिया जाएगा। जितने भी स्पोर्ट्स जो फेडरेशंस हैं उनका मदद लिया जाएगा। इस प्रकार बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कैसे खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा वो कह रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, खेल मैदानों को समुचित रूप से खिलाड़ियों एवं अन्य लोगों द्वारा खेलकूद के उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए पे एंड प्ले प्रणाली को विकसित किया जाएगा। पे एंड प्ले मतलब पैसा दीजिए और खेलिए, ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, है ना। आगे, तो खेल क्षेत्र के समग्र विकास में समाज में सकारात्मक वातावरण बनाना संभव है और विद्यालयों में खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कह रहा है कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा और यहाँ जो अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस करने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको ऑनर किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अनुभवों का साझा करने, खेल पर चर्चा, प्रदर्शनी मैच जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य के खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाएगा और खेल में सुचिता बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जाएगा। ये सब बातें कही गई हैं इस खेल संस्कृति को डेवलप करने के लिए। और कुछ बातें हैं, देख लीजिए इस खेल नीति में। सिद्धो सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब, एक खेल क्लब डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। ये वही सिद्धू कान्हू है जो संथाल विद्रोह के नेता रहे। खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में, देख रहे हैं ना, प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। इन युवा खेल क्लबों के माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने, मतलब उनके टैलेंट को निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को खेल विकास एवं रखरखाव के लिए, इस खेल क्लब को खेल को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए हर साल 25-25 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले कि झारखंड खेल नीति 2022 के तहत कौन से खेल क्लब का गठन प्रत्येक गांव में किया जाएगा? आंसर होगा सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। अगली बात, सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब का क्या क्या भूमिका होगा, क्या कार्य होगा? तो युवाओं की प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना। अगली बात, अगला क्वेश्चन कि सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को खेल विकास एवं रखरखाव के लिए कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने की बात की गई है? तो 25,000 रुपए। जो टिक कर दिया हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा और जो बोल दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन, कह रहा है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कुछ खेल खेले जाते हैं। जैसे बहुत सारा लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, कंचा खेलते हैं, कुछ लोग बहुत सारा छोटे छोटे पत्थर से कुछ मतलब लकीर उकीर खींच करके खेलते हैं, है ना। तो जो परंपरागत खेल है उन्हें भी बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाएगा। खेल पर्यटन, देखिए अगला पॉइंट, झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की असीम उपलब्धता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना विभिन्न साहसिक खेल के लिए उपयुक्त है। राज्य में खेल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित कर राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और खेल पर्यटन द्वारा राज्य में खेल और खिलाड़ियों को विकास को बढ़ावा मिलेगा। मतलब खेल
के माध्यम से पर्यटकों को लुभाया जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। देखिए अगला अगला पॉइंट है खेलकूद क्षमता। देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिभाओं को निखारने हेतु रणनीति के तहत बुनियादी ढांचे एवं खेल सुविधाओं को उन्नत करने की व्यवस्था की जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है उसको और बेहतर करने की व्यवस्था की जाएगी। खिलाड़ियों के खेल में सुधार किया जा सके जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। फिर आगे चलिए, जीवन कौशल और शिक्षा एवं प्रोत्साहन, मतलब खेल का शिक्षा के साथ जुड़ाव। देखिए खेल को शिक्षा के साथ जुड़ाव करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। कह रहा है कि पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वार्षिक खेल कैलेंडर, एनुअल खेल स्पोर्ट्स कैलेंडर और शैक्षणिक कैलेंडर के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हुए बिना वे खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इधर पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग और उधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इन दोनों के द्वारा बैठ करके एक ऐसा कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाएगा और इस तरीके का एक कैलेंडर डेवलप किया जाएगा कि अगर कोई स्पोर्ट्स में भाग भी लेता है तो किसी स्टूडेंट को पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात की विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक के यानी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की जाएगी। कह रहा है कि जो शिक्षा विभाग है वो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की नियुक्ति करेगा। ठीक है ना, चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप। थर्ड पॉइंट की अंतर विद्यालय यानी इंटर स्कूल, अंतर महाविद्यालय यानी इंटर कॉलेज और अंतर विश्वविद्यालय यानी इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपस्थिति में क्रमशः 25% और 15% की छूट दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो स्टूडेंट है, मतलब पढ़ता है लेकिन इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो उनके अटेंडेंस में, उपस्थिति में इतना परसेंट छूट दिया जाएगा। क्योंकि आप इधर स्कूल में अटेंडेंस भी मांगिएगा, उधर वो खेलेगा भी, दोनों चीजें संभव नहीं है। तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी होंगे उनको 25% अटेंडेंस में छूट है और जो नेशनल लेवल का उसको 15%। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे, राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन, जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो विद्यालय हैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे विद्यालय जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको प्रत्येक वर्ष क्रमशः 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए और 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा सौंपा जाए। देखिए कितना बेहतर बात की गई है। अगर आप राज्य स्तर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो 1,00,000, अगर आप जिला स्तर पर करते हैं तो 50,000 और अगर आप ब्लॉक स्तर पर करते हैं तो 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे विद्यालय जो जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत उन्हें कितने रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा? तो 50,000 रुपए दिया जाएगा। जिला वाले को 50,000, स्टेट वाले को 1,00,000, ब्लॉक वाले को 10,000। और उसमें ये भी पॉइंट कह दिया कौन देगा, तो कौन सा विभाग देगा? जो विभाग इसको देखता है, यानी पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन इस नीति में है खेल प्रतिभा खोज। कैसे हम स्पोर्ट्स टैलेंट्स को खोजेंगे? देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक कैलेंडर का निर्माण कर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें निखारा जाएगा। और प्रतिवर्ष खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट यानी प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रखंड अथवा जिला स्तर के खेल केंद्रों में
प्रशिक्षण हेतु रजिस्टर किया जाएगा, जिससे उन्हें खेल विधाओं में उत्कृष्ट ट्रेनिंग और वातावरण उपलब्ध हो सके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। खेलों खेलो इंडिया अंतर्गत टैलेंट हंट आयोजन के माध्यम से भी खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तर के खेल केंद्रों से संबंधित किया जाएगा और विभिन्न खेलों के लिए ट्रेनिंग कैंप के आयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संघों के साथ वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि नए टैलेंट्स को खोजे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, खिलाड़ियों की प्रतिभा अभिवृद्धि के विभिन्न स्तर, उसको छोड़ दीजिए, आगे आइए। डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र, इसको जरा समझिए। कह रहा है कि प्रखंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पे डे बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रखंड स्तर पर अवस्थित इन खेल केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। डे बोर्डिंग एवं क्रीड़ा क्रीड़ा किसलय केंद्र को स्थानीय विद्यालय के साथ संबद्ध किया जाएगा, जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। टैलेंट हंट में योग्यता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र में प्रशिक्षण के साथ उक्त विद्यालय में शिक्षा हेतु भी निबंधित किया जाएगा। इन केंद्रों में अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। तो एक विशेष प्रकार की संस्था की स्थापना की जाएगी प्रखंड लेवल पे, डे बोर्डिंग या जिसको बोलेंगे क्रीड़ा किसलय केंद्र। ठीक है, जिला आवासीय खेल विकास केंद्र, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा वो देख लीजिए। जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एक तरीके से कॉरिडोर परिसर है ना, का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रथम प्राथमिकता वहां अवस्थित स्टेडियम को दी जाएगी। जिले के विभिन्न प्रखंडों से चुने गए प्रतिभावान खिलाड़ियों के आवासीय प्रशिक्षण रेसिडेंशियल ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। मतलब वहीं रह करके वहीं ट्रेनिंग लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो खेल विकास केंद्र होगा वो आवासीय होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 प्रतिभागी, मतलब हर जिला का एक जो प्रशिक्षण केंद्र है उसमें 100 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और जिला स्तरीय आवासीय खेल विकास केंद्र को निकटस्थ विद्यालय से संबद्ध किया जाएगा, ताकि खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ साथ एजुकेशन भी ले सके। तो ब्लॉक लेवल पे डे बोर्डिंग या क्रीड़ा किसलय केंद्र और जिला लेवल पे आवासीय खेल विकास केंद्र डेवलप किया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, एकलव्य खेल एकेडमी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। वैसे जिला या प्रमंडल जिसमें खेल की प्राथमिकता हो, जिस वैसे जिला या प्रमंडल जिसमें जिस खेल की प्राथमिकता हो, वहां एकलव्य खेल एकेडमी के नाम से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। तो एक एकलव्य खेल एकेडमी भी बनाया जाएगा अलग अलग जिला या प्रमंडल में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहा जाएगा। फिर आगे चलिए, देखिए इन केंद्रों पर आवासीय प्रशिक्षण होगा। ये जो आवासीय प्रशिक्षण होगा इसमें, ठीक है। अब आगे विभिन्न स्तर पर आयोजित जो प्रतियोगिताएं हैं उनके के माध्यम से चयनित जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में 100 से 150 प्रतिभागी ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, आगे कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो आपने देखा, देखिए पॉइंट को समझना है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए हमने क्या बताया कि सबसे शुरू में देखिए प्रत्येक जो गांव है, ये देख सकते हैं आप, हम्म, यहाँ, हम्म, हम्म, चलिए जो काम किया जाएगा तो समझ लीजिए क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, अभी आपने बताया, आपको बताया हमने, कुछ ब्लॉक लेवल पे होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और कुछ, देखिए क्या है,
ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, तो उसको कहा गया डे बोर्डिंग, डे बोर्डिंग, या इसको एक और नाम दिया गया है क्रीड़ा किसलय केंद्र। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने आपको बताया ये आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, केंद्र होगा, ठीक है ना, ये डेवलप किया जाएगा, आवासीय प्रशिक्षण केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आवासीय खेल परिसर भी, खेल विकास केंद्र इसको कहेंगे, इसको आवासीय खेल विकास केंद्र भी कहेंगे। अच्छा, एक और बात, एकलव्य खेल एकेडमी बनाया जाएगा, है ना, कई अलग डिस्ट्रिक्ट में, या जो आपका प्रमंडल है, कमिश्नरी है, उस लेवल पे एक और बॉडी बनाई जाएगी जिसको कहा गया एकलव्य, एकलव्य खेल एकेडमी। देख रहे हैं, तीन अलग अलग बॉडी, ये यही सब चीज जो भी मैंने आपको बताई सब क्वेश्चन का हिस्सा बनेगी बाबू, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट, खेल विश्वविद्यालय। कहा गया कि खेल का समग्र विकास के लिए खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज को भी खोला जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, खेल को एक बेहतर वैकल्पिक करियर, मतलब जैसे उनका जीवन भी चले, एक करियर के रूप में भी स्थापित करने की बात की गई है इसमें। फिर आगे चलिए, जो काम की बात है मैं वही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए खिलाड़ी कल्याण कोष रहेगा, बॉडी है, छोड़िए उस जो काम की चीज बस उतना ही बताऊंगा। हाँ देखिए, खिलाड़ी छात्रवृत्ति, देखिए स्कॉलरशिप, एक प्लेयर को क्या स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो जो मान्य खेलों के जो सीनियर हैं, जूनियर हैं और सब जूनियर हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, उसमें उनकी उपलब्धि के आधार पर कुल 3 वर्ष की अवधि तक, देख रहे हैं कितने साल तक, 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अगर आप सीनियर खिलाड़ी हैं तो 6,000 रुपए प्रति माह, जूनियर खिलाड़ी हैं 3,500 रुपए प्रति माह, और सब जूनियर हैं तो 2,500 रुपए प्रति माह, 3 साल तक, ये पॉइंट याद रखिएगा। 3 वर्ष तक आपको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए थोड़ा सा, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होंगे, स्टेट लेवल पे जो बेहतर खिलाड़ी होंगे, उनको खेल सामग्री हेतु, मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए साल भर में वार्षिक भत्ता एक दिया जाएगा, कि भाई खेलने के लिए भी तो जुगाड़ चाहिए। साल भर में देखिए, सीनियर खिलाड़ी हैं तो उसको 5,000, जूनियर खिलाड़ी है तो उसको 3,000, और सब जूनियर खिलाड़ी है तो उसको 2,000 रुपये, ये दिया जाएगा। तो दो बातें, एक तो छात्रवृत्ति दी जाएगी 6,000, 3,500 और 2,500, और ये महीने में दिया जाएगा स्कॉलरशिप, किंतु वार्षिक एक बार दिया जाएगा उसको खेल सामग्री हेतु, क्या क्या, तो 5,000 सीनियर खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ियों को 3,000, याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन बनेगा, सब जूनियर खिलाड़ी को 2,000, ये सब आपको अलग से बाद में नोट कर लेना है अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, दोबारा से इस क्लास को देख करके, ठीक है। और क्या कहा जाएगा, और क्या दिया जाएगा वो बता दे रहा हूँ आपको, और क्या किया जाएगा, खिलाड़ी पेंशन योजना, खिलाड़ियों को कुछ पेंशन के बारे में देखिए, पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, आप पूछे क्या कितना पेंशन मिलेगा, कब मिलेगा, देखिए किसे मिलेगा, राज्य के जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी है, जो द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी है, ठीक है, और जो ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्ड जिसको मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड जिसको मिला है, और ध्यानचंद अवार्ड जिसको मिला है, इसके अलावा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, जिन जो ओलंपिक में सेलेक्ट हुए हैं खेलने के लिए, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के पदक विजेता, ओलंपिक के लिए पदक विजेता की जरूरत नहीं है, ओलंपिक के खिलाड़ी होने चाहिए, और कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में आपने अगर मेडल जीता है वैसे खिलाड़ी, इन इस प्रकार के खिलाड़ियों को जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स अब में नहीं रहे वो, उन्हें आजीवन, वो लाइफ कितना रुपये पेंशन दिया जाएगा, 10,000 रुपए,
मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो मर जाते हैं तो उनके आश्रित को 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के हकदार नहीं होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू में पूर्व में कार्य कर चुके हैं। मतलब जो कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा कि झारखंड खेल नीति 2022 के अंतर्गत 10,000 रुपये मासिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है, जो वैसे खिलाड़ी जो या तो अर्जुन अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ओलंपिक में हिस्सा लिए हैं, कॉमनवेल्थ एशियन गेम में मेडल जीते हैं, सब लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की भी व्यवस्था इस नीति में की गई है। अब आइए देखिए कुछ खिलाड़ी सम्मान राशि है की भी बात की गई है, आइए देख लेते हैं। तो यही सबसे क्वेश्चन बनेगा है ना कि जो ऐसे खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में पदक प्राप्त किए हो, याद रखिएगा ये वैसे खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है जिसने पदक प्राप्त किया हो या भागीदारी की हो, उन्हें निम्न रूप से सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाए। या तो वो उन्होंने हिस्सा लिया या फिर पदक प्राप्त किया। देखिए क्या है, प्रतिस्पर्धा ओलंपिक गेम या विंटर ओलंपिक जिसको कहते हैं ना, शीत ओलंपिक, अगर इसमें किसी को कोई स्वर्ण जीता है, याद रखिएगा अगर कोई स्वर्ण जीता है तो उसको कितना पुरस्कार दिया जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और अगर रजत पदक जीता है ओलंपिक में तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा सम्मान राशि। और अगर कांस्य पदक जीते हैं आप तो आपको 75 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा कि झारखंड का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड जीतता है 2 करोड़, अगर सिल्वर जीतता है 1 करोड़, और अगर ब्रॉन्ज जीतता है मेडल तो 75 लाख रुपए। और वैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक में हिस्सा लिए हैं, कोई केवल हिस्सा लिए, कोई मेडल नहीं जीता है, उनको भी 5 लाख रुपए दिया जाएगा जो ओलंपिक में हिस्सा लिए। क्वेश्चन बनेगा बाबू, बता दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व कप, वर्ल्ड कप जो चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है उसकी बात अगर करें तो जैसे सीनियर है, सीनियर में देखिए 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए है। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए अगर आप भाग लिए हैं, मतलब कुछ नहीं, कोई मेडल नहीं जीत पाए तो भाग लिए। जूनियर के लिए 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख और 1 लाख रुपए भाग लेने वाले को, और सब जूनियर के लिए 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इंपॉर्टेंट यहीं से ये क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, या पूछेगा आपसे ज्यादा। एशिया कप, एशियन गेम्स अगर हो रहा है, गोल्ड जीत रहे हैं आप, 15 लाख रुपया ले लीजिए। अगर आपने सिल्वर जीता है 12 लाख, और अगर आपने ब्रॉन्ज जीता है तो 10 लाख, और अगर केवल आपने हिस्सेदारी की है तो 1 लाख रुपए। एशियन खेल, एफ्रो एफ्रो एशियन खेल, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का है, 12, 10, 7 और 50,000 रुपए हिस्सा लेने वाले को। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो 10 लाख, अगर आप रजत जीतते हैं तो 7 लाख, कांस्य जीतते हैं तो 5 लाख, और ऐसे जो भाग लेने वाले हैं उसको 50,000 सम्मान राशि दिया जाएगा। याद रखना है इन बातों को। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भी है कुछ बातें, 40,000 भाग लेने वाले को, बाकी 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख है। एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ सीनियर, देखिए 7, 5, 3 है, ये सब इतना दूर नहीं, शुरू का जो 1, 2 है उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सैफ खेल में भी दिया गया है ना। फिर विश्व वर्ल्ड मैराथन के बारे में बात की गई, 1,75,000, 50,000। नेशनल गेम्स जो होता है अभी, जो हम लोग हमें पढ़ना है, 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में हुआ था, गोल्ड अगर जीतते हैं तो 3 लाख, सिल्वर जीतते हैं तो 2 लाख, ब्रॉन्ज जीतते हैं तो 1 लाख रुपए। नेशनल चैंपियनशिप, इसमें 1,75,000, 50,000 के बारे में बात की गई है। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सब कहानी है। खेलो इंडिया ये देख रहे हैं सबसे, उतना दूर तो खैर छोड़िए, लेकिन यही सब इस तरीके से व्यवस्था किया गया है। प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन, देखिए किसी भी खेल को डेवलप करने के लिए उसको ट्रेनर, कोच की व्यवस्था बहुत जरूरी है, उसके लिए भी कुछ बात यहाँ पे की गई है। और उसके लिए देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रशिक्षक सम्मान जो राशि है वो देखिए, ओलंपिक खेल में अगर आप, तो
अगर आपका कोई खिलाड़ी, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूँ। ये देखिए, प्रशिक्षक निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में सफल या गैर पेशेवर खिलाड़ियों के झारखंड के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार राशि दिया जाएगा। यानी अगर ओलंपिक में आपका कोई गोल्ड जीतता है तो 10 लाख रुपए ट्रेनर को मिलेगा, कोच को। अगर सिल्वर जीतता है तो 7 लाख, और अगर ब्रॉन्ज जीतता है, कांस्य जीतता है तो 5 लाख। वहीं वर्ल्ड कप में अगर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख की बात है। यूथ ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक में 2 लाख, 1,75,000 की बात है। कॉमनवेल्थ गेम में भी 1,75,000 और 50,000 की बात है। मतलब ये ट्रेनर्स को प्रमोट करने के लिए, प्रशिक्षण को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें की गई हैं। है ना? चलिए, और भारतीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय या राज्य या जोनल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय भागीदारी के लिए खिलाड़ियों को जो भागीदारी करेंगे ऐसे इवेंट्स में, स्टेट लेवल में, तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। मतलब जो कहीं जाएंगे आएंगे उसका खर्चा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा। खेल सामान के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता एसी 3 टायर ट्रेन टिकट दिया जाएगा, या फिर एसी बस टिकट की राशि दी जाएगी। भोजन हेतु 350 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा, ठीक है। खेल सामग्री है तो 5,000 रुपये तक, जूनियर और सब जूनियर के लिए 3,000 रुपये की व्यवस्था की जाएगी। कुल दी जाती है, या इस खेल नीति के तहत व्यवस्था किया गया है। अच्छा, सीधी भर्ती के आधार पर खिलाड़ियों की नियुक्ति भी की जाएगी। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि मैंने आरक्षण भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में खेल को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एवं विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए कुल सीट का 3% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण। कुल मिलाकर के याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जो रिजर्वेशन की बात की गई है, रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो याद रखिएगा कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 3% है स्पोर्ट्स पर्सन का, और अगर जॉब्स की बात करें यानी नौकरियों की बात करें तो 2% है। क्वेश्चन कहीं पूछा है मुझे जहां तक याद है, और एकदम पूछा जाएगा कि झारखंड में नौकरियों में खेल खेल खिलाड़ियों हेतु कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है? 2%। 2% सीटें स्पोर्ट्स कोटा से लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से, याद रख लेना है। और क्या पॉइंट है? चलिए, ये सब मोटा मोटी जो पॉइंट्स क्वेश्चन पूछने लायक झारखंड खेल नीति में आपको याद रखना है। देखिए, मैं ये बात इसलिए पढ़ा दिया हूँ क्योंकि झारखंड में विभिन्न नीतियां आपको पढ़ना है। जब पढ़ना है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लीजिए, एक नीति तो कम से कम यही आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है ना? बस यही है झारखंड खेल नीति। तो जो पॉइंट्स हमने आपको इम्पोर्टेंट कुछ बातें जो बता दी है, सब थोड़ा सा याद रखिए और आपका काम लगभग हो जाएगा इतना भर से ही। ठीक है, मोटा मोटी 10, 12, 15 पॉइंट लिखित रूप से कुछ निकल करके आएगा, वो सब याद रख लीजिए।